नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDLA 135 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप। अब तक इस किताब के हम 2 चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर जो हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड हो सके। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि हमें ये बताती है आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि जो प्रयोजन मूलक भाषा है, इससे हम समझते क्या हैं। तो देखो, प्रयोजन का मतलब पता है क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। यानी कि भाषा का क्या उद्देश्य है, भाषा किस उद्देश्य के लिए बोली जा रही है। तो देखो, हम सभी के कार्य करने का क्षेत्र ना बहुत ही ज़्यादा विविध है। कोई बंदा अलग प्रकार के कार्य कर रहा है, कोई बंदा अलग प्रकार के कार्य कर रहा है। तो हर क्षेत्र की ना अपनी एक भाषा होती है, और हर क्षेत्र के लिए जो भाषा का प्रयोग करने का तरीका है वो भी अलग होता है। लाइक डैट, आप घर में ना कोई किसी और प्रकार की भाषा बोलते होगे, लेकिन ऑफिस में किसी और प्रकार की भाषा बोलते हैं, दोस्तों से किसी और प्रकार की भाषा बोलते हैं। व्यापारी लोग होते हैं, उनकी जो शब्दावली होती है वो अलग होती है, उनकी वकैब्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। इसी प्रकार से जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं उनकी फील्ड के। तो हर फील्ड के अपने कुछ शब्द हैं जिनके आधार पर भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो प्रयोजन शब्द से मतलब क्या है? तो प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है कि कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य है। अब ऐसे में प्रयोजन मूलक भाषा क्या हुई? तो ऐसे में प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा हुई जिसका कोई उद्देश्य हो, जो किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित हो। अब आप कहोगे भाषा का उद्देश्य तो हमेशा विचारों की अभिव्यक्ति होता है। यानी कि हर भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान, विचारों की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? कि हम अपने मन के विचारों का क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं, मौखिक रूप से भी या लिखित रूप से भी। तो भाषा का पहला प्रयोजन क्या होता है? भाषा का पहला उद्देश्य क्या होता है? कि वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने मामले को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मौखिक रूप से या लिखित रूप से। लेकिन जो हम प्रयोजन मूलक भाषा की बात करते हैं, तो आपको पता ही है, डेली रूटीन में हमारी अलग अलग भूमिकाएं हैं। पारिवारिक जीवन की अलग भूमिका है, व्यावसायिक जीवन की अलग भूमिका है। तो ऐसे में ना हर जगह हम अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम माता पिता के रूप में अपनी संतान से बात करते हैं, या संतान के रूप में अपने माता पिता से बात करते हैं, इसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में जो बात होती है, और व्यवसाय के क्षेत्र में जो बात होती है, हर जगह भाषा का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इस आधार पर हम भाषा को दो स्वरूपों में बांट देते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। जो कार्यालय में भाषा का प्रयोग होता है, जो व्यवहारिक रूप से भाषा का प्रयोग होता है, ये सब औपचारिक भाषा हैं। जबकि घर परिवार में आपसदारी में जो हम भाषा बोलते हैं वो कौन सी होती है? अनौपचारिक भाषा होती है। लाइक डैट, आप किसी ना डॉक्टर से दवा लेने जा रहे हो, या बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो, या राशन कार्ड बनवाने जा रहे हो। तो जब आप वहाँ जाके जो बातचीत करोगे, तो उस भाषा में अंतर होगा, और अपने मित्र या परिवारजनों से मिलकर जो बातचीत करोगे उस भाषा में अंतर होगा। चिकित्सालय, यानी कि किसी आप अस्पताल में हो या क्लिनिक में हो, बैंक या राशन कार्ड कार्यालय में जाओगे, तो उन लोगों से जैसी बातचीत करोगे ना, वैसी बातचीत आप घर में नहीं करोगे। हर कार्य की अपनी एक विशेष शब्दावली है। लाइक दैट, साइंस में आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं सब के बारे में ज़्यादा चर्चा करोगे। मेडिकल साइंस में आप मेडिकल वर्ड्स का यूज़ करोगे, इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग वर्ड्स का यूज़ करोगे। इसी प्रकार से जो एडवोकेट होते हैं उनकी भाषा के शब्द जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि अलग अलग कार्य क्षेत्र की वजह से भाषा का जो प्रयोजन है वो बहुत ज़्यादा विविध हो जाता है। डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, पत्रकार, व्यापारी आदि के क्षेत्र में जो भाषाएं हैं, ये जो विशिष्ट रूप हैं इस भाषा का, जो ये विशेष रूप है, इसी को हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रयोजन मूलक भाषा का क्या तात्पर्य है, तो क्या बताओगे आप? प्रयोजन शब्द का मतलब होता है कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य। ऐसे में प्रयोजन मूलक भाषा वो भाषा है जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। और भाषा का पहला उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा का पहला उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान, अपनी मन की बात किसी को समझाना। ये मौखिक रूप से भी हो सकती है और लिखित रूप से भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य के कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा विविध है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। हर क्षेत्र में मनुष्य अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, पत्रकार का क्षेत्र हो, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, वकील का क्षेत्र हो, एंड सो मोर। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो जिस क्षेत्र में जिस शब्दावली का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, वही भाषा हमारी प्रयोजन मूलक भाषा कहला रही है। अब देखो, अब हम ये सोचेंगे कि प्रयोजन मूलक भाषा जो है वो एक तरीके से अलग रूप है, उसका अलग शब्द संरचना होगी, अलग व्याकरण होगा। तो ऐसा नहीं है। व्याकरण तो एक जैसा ही होगा, सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, बस क्षेत्र के आधार पर विविधताएं होंगी, शब्दावलियां बस चेंज होंगी, ग्रामर के रूल वही लगेंगे, व्याकरण के रूल वही लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए,
कानून और न्याय के क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं, उनकी भाषा विज्ञान के क्षेत्र के से क्या होती है, हमेशा अलग होती है। जब आप बात करते हो प्रयोजन मूलक हिंदी की, तो प्रयोजन मूलक हिंदी की जब आप बात करोगे तो मूल भाषा तो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन जो शब्द होंगे वो अलग अलग टाइप्स होंगे। इसी प्रकार से चाहे आप अंग्रेजी की बात कर लो, जैपनीज की बात कर लो, या किसी भाषा की बात कर लो, दुनिया में हर जगह रूल और रेगुलेशन ये लोग होंगे। जैसे आप हिंदी भाषा करोगे, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। वर्ण वही रहेंगे, स्वर वही रहेंगे, व्यंजन वही रहेंगे, उन्हीं से शब्दों का निर्माण होगा। लेकिन बस क्या है, अर्थ बदल जाएंगे, बोलने के अर्थ बदल जाएंगे, शब्दों का प्रयोग बदल जाएगा। जैसे जब आप जाओगे ऑफिस में, आप किसी कार्य करते हो, जो बच्चे जितने भी नौकरी करते हैं उन्हें पता होगा, वहाँ जो कार्यालय में उन्हें बहुत ज़्यादा विनम्र होकर बोलना पड़ता है। वहाँ पर जो शब्दावलियाँ होती है वो बिल्कुल अलग होंगी, जबकि घर परिवार और दोस्तों में ऐसी नहीं होंगी। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार में लाए जाने वाले जो भाषा के विभिन्न रूप हैं, एक ही भाषा के विभिन्न स्वरूप हैं, शब्दों के विभिन्न स्वरूप हैं, ये सब प्रयोजक मूलक भाषा के अंतर्गत आते हैं। और इसे हम व्यवहारिक भाषा या फंक्शनल लैंग्वेज भी कहते हैं, इंग्लिश में से फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। इतनी बात पता चल गई। और एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रयोजन मूलक भाषा और व्यवहारिक भाषा एक ही दूसरे का क्या है, पर्यायवाची है, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखो हिंदी में व्यवहारिक और प्रयोजन मूलक जो भाषा है, इसमें ये मामला जो है ये आजकल नया है। इसके बारे में ना ज़्यादा चर्चा पहले की नहीं है विद्वानों ने। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले भाषा के वो बढ़ावा देने की बात की जाती थी। सबसे पहले ये हो कि भाषा को क्या करा जाए, अपनी भाषा को एक साहित्यिक भाषा बनाया जाए, अपनी भाषा को एक समृद्ध भाषा बनाया जाए। और भारत में तो वैसे भी ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जहाँ शुरुआत से ही विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। कभी राज के दरबार की भाषा फारसी थी, तो कभी अरबी तक को माहौल बनाया गया, तुर्की भाषा को भी माहौल बनाया गया। तो ऐसे में जो हिंदी भाषा है इसे उतना संरक्षण नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को संरक्षण मिला। तो ऐसे में ना हिंदी की समस्या ये भी रही कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे दिया जाए, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का तो दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में भाषा का जो ये प्रयोजन मूलक है हिंदी में, ये अभी नया है, जबकि बोलचाल का जो रूप है वो पुराना है, बोलियां जो है वो पुरानी है, हिंदी भाषा पुरानी है, लेकिन जो प्रयोजन मूलक स्वरूप है हिंदी का, ये नया है। तो अब तक आप समझ गए प्रयोजन मूलक का अर्थ क्या होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करो। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लासें भी होती हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आप पहले से ही ना टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको वीडियो क्लास लाइव क्लास के बारे में पहले से ही पता हो। तो देखो आगे चैप्टर में प्रयुक्ति की संकल्पना दी गई, यानी कि प्रयुक्ति का क्या अर्थ होता है, प्रयुक्ति का क्या आधार होता है। इसके अलावा हिंदी में जो प्रयुक्तियां हैं और जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसमें क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखो प्रयुक्ति का मतलब होता है प्रयोग, क्योंकि इस शब्द की रचना जो वो ही है प्रयुक्त से। तो जो प्रयुक्ति शब्द है इसका अर्थ होता है बार बार प्रयोग में लाया जाना, यानी कि जब हम भाषा का कोई रूप लगातार प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम विशेष प्रयुक्ति कहते हैं। भाषा का जो रूप हम जिस क्षेत्र में लगातार प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा की विशेष प्रयुक्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसे रजिस्टर कहते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड लैंग्वेज का मतलब है भाषा का वह स्वरूप। जैसा आप कई बार ना गूगल पे टाइप करते होंगे कोई चीज़, तो गूगल पे जैसे कोई टाइप करते होगा आप गलत भी करते होंगे तो भी वो सही रहता है। बताओ क्यों, क्योंकि जो उसकी प्रयुक्ति का क्षेत्र है वो अलग है। तो आप गलत भी टाइप कर देते हो तो वो सही आता है। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो गलत को सही कर देता है, उसका रीज़न ये है कि उसने अपनी लिपि ना मानदंड कर रखा है, स्टैंडर्ड कर रखा है, मानक कर रखा है और रजिस्टर्ड कर रखा है उसको। तो ऐसे में जब आप लिखते हो तो वो वर्ड तो फाइंड नहीं कर पाता, वो भी समझ जाता है इस बंदे को कुछ आता नहीं है, एक काम करते हैं इसके आसपास का क्षेत्र उसे दे देते हैं। तो आसपास की वो भाषा का क्षेत्र गूगल दे देता है। तो प्रयुक्ति शब्द का मतलब क्या है, प्रयुक्ति शब्द का मतलब है प्रयुक्त, और प्रयुक्त का मतलब क्या है, बार बार प्रयोग में लाया जाने वाला या फिर लगातार प्रयोग किए जाने वाला भाषा का रूप, और वो किसी एक विशेष क्षेत्र में लगातार प्रयोग होता रहता है। तो ऐसे ही आप कोई चीज़ जो सर्च मारते हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें ही आपको रिकमेंड होती हैं। अब देखो सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की अपनी भाषा विशेषता होती है। भाई क्षेत्रीय विविधताएं होती है, हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है, हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है, हर क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो ऐसे में प्रयुक्ति का जो निर्धारण है वो भी बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, उदाहरण के लिए बताता हूँ। व्यापारी वर्ग अलग भाषा की प्रयोग करेगा, जबकि कचहरियों में जाओगे, कोर्ट्स में जाओगे तो उनकी भाषा के अपने अपने मुहावरे होंगे, अपनी अपनी शब्दावलियाँ होंगी, अपने अपने तरीके होंगे व्यंग्य कसने के। तो ऐसे में हर क्षेत्र में, हर स्थिति में व्यवहार की एक निश्चित पद्धति बन जाती है, और इसे ही हम बोलते हैं भाषा की प्रयुक्ति, भाषा का प्रयोग। तो सामाजिक स्तर पर इतने ज़्यादा भेद हैं, उसी की वजह से भाषा पर भी भेद दिखाई देते हैं, क्योंकि समाज ही तो हर चीज़ का निर्माण कर रहा है। अब बच्चों की भाषा देखो आप अलग होगी, स्त्रियों की भाषा अलग होती है, पुरुषों की भाषा अलग होगी, नौकरी पेशा लोगों की भाषा अलग होगी, श्रमिकों की भाषा अलग होगी, मालिक जो होंगे उनकी भाषा अलग होगी। अब भाषा का जो स्वरूप है वो तो वही है, भाषा तो एक ही है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जापानीज हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, कोई भी भाषा हो। लेकिन जो शब्द होंगे, उन शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाएगा, और ये जो शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, यही तो है भाषा का प्रयुक्ति क्षेत्र। इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रयुक्ति का आधार क्या होता है, तो देखो, वैसे तो हम प्रयुक्ति समझ चुके हैं। अब देखो, भाषा के भीतर ही विशेष भाषाएं हैं, यानी कि हिंदी अपने आप में एक भाषा है, लेकिन उसका यूज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब उसके उपभेद उसके अंदर ही तो हैं। तो हर भाषा की अपनी एक विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही प्रयुक्ति की जो शब्दावली है उसकी भी अपनी एक क्या है, अलग वकैब्स हैं, उसकी अलग शब्दावली है, उसके अलग शब्द हैं। तो भाषा की संरचना में मुहावरों का प्रयोग होता है, लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। तो जो ये हर भाषा में होता है, इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस होती हैं, इसी प्रकार से हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं। लेकिन वो जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लो। मैं एक और उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा। आप जल और पानी का यूज़ एक साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जल जो है हम उसे ना पवित्रता का प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन पानी ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से यूज़ होता है। ऐसे पानी का एक और पर्यायवाची है नीर। लेकिन आप किसी से कहोगे एक लोटा नीर दे देना मुझे, तो एक लोटा नीर वो देने का नहीं आपको। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? अब आगे देखो, कुल मिलाकर दो चीज़ें आप ध्यान रखना। हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे साइंस के क्षेत्र में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब शब्द मिलेंगे आपको। जबकि इसी प्रकार से शब्दों के जो अर्थ होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। जैसे कविताओं में आप पद का यूज़ करते हो, उसी प्रकार से जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो वहाँ पर गद्य का यूज़ करते हो। आम बोलचाल में जो है वो अलग तरीके से यूज़ करते हो, लेकिन व्याकरण में जो है वो सारी चीज़ें एक ही रूल से बंधी हुई हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में आप अलग अलग पद यूज़ करते हो, जैसे ओहदे। ओहदा का मतलब क्या होता है? ओहदा का मतलब भी तो पद होता है, यानी कि कौन सा बंदा किस ओहदे पर है, किस पोस्ट पर है। तो प्रयुक्ति का आधार समझ गए? प्रयुक्ति का आधार ये है कि जौन सा आपका क्षेत्र होगा उसकी अपनी एक शब्दावली होगी, उसकी अपनी एक संरचना होगी, उसके आधार पर आप मुहावरों का यूज़ करोगे, उसके आधार पर आप शब्दों का प्रयोग करोगे। अब आगे देखते हैं हम इसके कुछ विषय क्षेत्र। तो देखो, हालांकि चीज़ें सेम सेम हैं, आपको ना एक बार बस चीज़ें समझ के और उस हिसाब से आंसर पूरा का पूरा मेन मेन पॉइंट कर देने हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ हिंदी का जो प्रयोजन मूलक स्वरूप है, इसका विषय क्षेत्र क्या है? तो इसका विषय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। इसका विषय क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कचहरियों में जो इस्तेमाल हिंदी होती है उसमें उर्दू शब्द की बहुलता होती है, यानी कि बोली तो हिंदी जाएगी लेकिन उर्दू शब्द उसमें ज़्यादा होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, हाँ, उसमें ऐसे बोला जाता है कि हाँ भाई, वो केशवानंद भारती बनाम राज्य। तो ये जो वर्ड बनाम यूज़ होता है इंग्लिश में से वर्सेस बोलते हैं, तो ये बनाम जो शब्द है ये उर्दू शब्द है। बनाम के आधार पर कोई अन्य शब्द वहाँ पर नहीं होगा। कचहरियों में आप जाओगे तो वहाँ पर जो केस आते हैं उसके लिए हमेशा आप अखबार में देख लो, आप न्यूज़ चैनल्स में देख लो, या जो बंदे किसी प्रयोजन के माध्यम से, किसी उद्देश्य के माध्यम से कोर्ट घूमना चाहते हैं, वो वहाँ देखो तो वहाँ लिखा होता है बनाम, केशवानंद बनाम केरल राज्य मुकदमा या फिर राज्य मुकदमा। इस प्रकार से जो आजकल नए सुप्रीम कोर्ट में जितने मुकदमे आते हैं, बनाम स्टेट, फलाने बनाम स्टेट, एबीसी बनाम स्टेट, तो ये जो बनाम आता है इसका मतलब क्या होता है? वर्सेस। तो ये शब्द और कहीं यूज़ नहीं होगा। बनाम का मतलब है ये कचहरी से जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, राम सिंह बनाम केसरी सिंह। इसी प्रकार से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वादी, प्रतिवादी, ये सब न्यायालय के ही शब्द हैं। हाजिर हो, समझ गए बात को आप? तो सार्वजनिक सभा चल रही है तो व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हाजिर हो, कि ऐसे नाम ले लिया जाएगा कोई भी, राम सिंह हाजिर हो,
तो ये सब क्या है? विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का मतलब है कि कौन सा क्षेत्र है और वहाँ पर भाषा की शब्दावली कौन सी प्रयोग की जा रही है। दूसरा है संप्रेषण का तरीका। संप्रेषण मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। जो हम आज आपसी बोलचाल कर रहे हैं उसमें लहजा क्या है, बोलने के हमारे तरीके क्या हैं, ये चीज़ भी क्या करती है? भाषा को प्रभावित करती है। वक्ता और श्रोता। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो या फिर लेखक और पाठक। लेखक होता है लिखने वाला और पाठक होता है पढ़ने वाला। तो ऐसे में जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो, उसमें इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है कि कौन लिख रहा है और कौन सुन रहा है। जैसे एक राजनीतिक विज्ञानी का एक राजनीतिक विज्ञान का छात्र है और अगर वो वैज्ञानिक भाषा को पढ़े तो उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। वो इकोनॉमिक्स की भाषा को पढ़े, उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब वो कहेगा ये चीज़ हार्ड है। हार्ड नहीं है मेरे भाई, आपको उस शब्दों के बारे में नहीं पता। तो कौन किस समय बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, उन दो जैसे बहुत सारे मरीज है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे ना कुछ अपने वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करता है। अब ना वो लोग कहते हैं क्या, अरे डॉक्टर साहब ये बताओ मैं बचूंगा ही नहीं बचूंगा बस। तो ऐसे में वक्ता श्रोता का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेखक और पाठक का एक दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर मरीज की नाजुक हालत, उसके उपचार के लिए अपने उसके सहयोगी से राय मशवरा कर रहा होता है। इसी प्रकार से कहीं पर अगर रिसर्च हो रहा है तो वहाँ पर जो टीम होगी वो अपने अपने अलग तरीके से वर्ड्स का यूज़ करेगी। तो वक्ता जो है, उसको सुनने वाला जो है, उन दोनों का एक जैसा ही क्षेत्र होना चाहिए तभी भाषा पर पकड़ हो पाएगी। अगर एक जैसा क्षेत्र नहीं होगा तो भाषा पर पकड़ नहीं हो पाएगी। भाषा के प्रयोग की औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति। तो मैंने आपको बताया था घर परिवार में और जो साधारण उद्देश्यों के लिए यूज़ करते हैं वो अनौपचारिक होता है, और जो हम कार्यालय में भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? औपचारिक होता है। जैसे कि डॉक्टर जो है वो औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है, जबकि जब हम मित्रों से बात करते हैं, चाय पार्टी में बात करते हैं, और चाहे डॉक्टर वही हो, यानी कि जब वो मरीज से बात करेगा, डॉक्टर डॉक्टर से बात करेगा तो औपचारिक भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन जब वो अपने मित्रों से बात करेगा, चाय की पार्टी पर करेगा, तो वो क्या होगा? अनौपचारिक। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा का व्यवहार किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस आधार पर हम ना इसे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे सामान्य व्यवहार में अलग भाषा का प्रयोग होता है। अब एक बात ध्यान रखना, भाषा वही है हिंदी, बस उसके यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा। साहित्य में अलग प्रकार से यूज़ होता है हिंदी का, यानी कि किसी भाषा का। वाणिज्य व्यापार, प्रशासनिक क्षेत्र, विधिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, मीडिया क्षेत्र, विज्ञापन क्षेत्र, हर जगह अलग अलग होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो विभिन्न प्रयोजन यानी कि विभिन्न उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए जो यूज़ की जाती है हिंदी या भाषा का जो यूज़ होता है वो प्रयोजन मूलक भाषा कहलाता है। ऐसे में उसका प्रयोग की संकल्पना कहाँ है, यानी कि प्रयुक्त कहाँ हो रहा है, उसका आधार क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, वक्ता और श्रोता, लेखक और पाठक की स्थिति भी इसको प्रभावित करती है, और इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। ये सामान्य व्यवहार का भी क्षेत्र हो सकता है, साहित्यिक क्षेत्र, वाणिज्य व्यापार का क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र भी हो सकता है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या संबंध है, क्योंकि अब तक हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें एक जैसी लग रही हैं। तो देखो, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात ध्यान रखना, हिंदी की प्रयुक्तियाँ, यानी प्रयुक्ति का मतलब क्या है? प्रयोग, और प्रयोजन मूलक का मतलब क्या है? लक्ष्य। तो भाषा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? भाषा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? यही इस चीज़ को प्रभावित करता है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि जीवन परिस्थितियां जो हैं वो बदल रही हैं, जैसा कि आपकी किताब कह रही है कि प्रयुक्तियाँ शब्द हम समझ चुके हैं, प्रयोजन मूलक शब्द हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे किसी समाज का विकास होगा उससे संबंधित भाषा का भी विकास होगा, और जो भाषा है उसमें प्रयुक्तियों का भी विकास होगा। जैसे कि पहले के लोग जो थे उन्हें शिक्षा नहीं थी तो वो अपने बच्चों से बात अलग तरीके से करते थे, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है वो अपने बच्चों से जो बात करता है उसमें अलग शब्दों का प्रयोग करता है, वो आप शब्दों का प्रयोग करता है, ताकि बच्चों को शुरुआत से ही सदाचार और नैतिकता सिखाई जाए। तो बदलती हुई जीवन स्थितियों में भाषा के अलग अलग दायित्व होते हैं, नए नए अर्थ होते हैं और नए नए रूप विकसित होते जाते हैं। जब समाज कृषि से एक औद्योगिक व्यवस्था की ओर जाता है तो भी भाषा प्रयोग हो जाती है। अलग अलग भाषा के स्वरूप बदल जाते हैं, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से भाषा का प्रयोग अलग अलग हो जाता है, और इंसान उन्हीं चीज़ों में क्या हो जाता है? ढल जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में जाएगा तो धीरे धीरे उसके आम बोलचाल में ऑलरेडी मराठी शब्द आ जाएंगे। तो हिंदी भाषा की जो प्रयुक्तियाँ हैं वो अलग अलग हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। समान व्यवहार में जो प्रयोग है वो हिंदी भाषा का अलग होगा, साहित्य में अलग प्रयोग होगा, वाणिज्य और व्यापार में अलग प्रयोग होगा, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलग प्रयोग होगा, ऑफिस में अलग प्रयोग होगा, विधि यानी कानून के क्षेत्र में अलग प्रयोग होगा हिंदी का, समाज विज्ञान के क्षेत्र में अलग प्रयोग होगा, संचार माध्यमों में अलग होगा, विज्ञापन क्षेत्र में अलग होगा, जिसकी चर्चा आगे इस चैप्टर में की भी जाएगी।
तो प्रयुक्ति का मतलब आप ये समझ गए हो कि प्रयुक्ति जो होती है वो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। इसे अनौपचारिक भी कहा सकता है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर छूट होती है। जबकि जो औपचारिक भाषा होती है इसमें छूट नहीं होती है, इसमें आपको नियमों में बंधकर कार्य करना होता है। मुद्दा ये उठता है कि हम प्रयोजन मूलक हिंदी को जाने क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि देखो, भाषा का मतलब है, लोग बाग कहते हैं व्हाट्स द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है किसका, अपनी बातों को एक दूसरे से करने का, अपने विचारों के आदान प्रदान का। तो ऐसे में जब एक बंदा हिंदी बोल रहा है, सामने वाला भी हिंदी बोल रहा है, और दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं, तो ऐसे में प्रयोजन मूलक की जरूरत क्यों है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि साहित्य में भाषा का मान लो प्रयोग हो रहा है, तो साहित्य में भाषा का जब प्रयोग हो रहा है और लोग साहित्य को समझ भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी भाषा को समझ रहे हैं। क्योंकि साहित्य भाषा का सिर्फ एक पक्ष है, और उसमें उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा जो उसके लिए जरूरी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और शब्द नहीं है। अब जैसे डेली रूटीन में आप हिंदी बोलते हो, डेली रूटीन में आप आपस में बातचीत करते हो, लेकिन जब आप ये वाली किताब पढ़ रहे हो BHDL 135, इस किताब में आपको अलग चाहिए तरीके से मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने ऑफिशियली लैंग्वेज सीखी ही नहीं है, हमें जो है व्याकरण के रूल पता ही नहीं है। तो ऐसे में हम प्रयोजन मूलक हिंदी जानने की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि ये हमारे अलग अलग व्यवहार में अलग अलग तरीके से प्रयोग होती है। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तो शायद हम एक अलग अलग तरीके से एक जगह अपने आप को स्थायित्व नहीं दे पाएंगे, हम अलग अलग जगह की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, और ऐसे में हमारा शोषण भी हो सकता है और शायद अपमान भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमें भाषा के अलग अलग प्रयुक्तियों का प्रयोग नहीं पता, अलग अलग लक्ष्यों का प्रयोग नहीं पता, तो हम बैंक में जाकर भी उसी भाषा का प्रयोग करेंगे और कचहरी में जाकर भी उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमें ना दूसरों पर फिर आश्रित होना होगा। क्योंकि देखो, हम कोर्ट की भाषा नहीं जानते, इसलिए हमें वकीलों पर आश्रित होना पड़ता है। क्योंकि हम डॉक्टरी की भाषा नहीं जानते, इसलिए हमें मेडिकल स्टोरों पर क्या होता है वो अपने आप समझ जाते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं कितने बजे दवाई लेनी है। तो क्या होता है, हम फिर दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। व्यापार की भाषा हमें नहीं पता, तो नियम चीज़ें क्या चलनी हमें नहीं पता है। तो इसीलिए ना जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसे जानने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज मनुष्य का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो चुका है। मनुष्य आज विविध भूमिका निभा रहा है, और इन विविध भूमिकाओं को अच्छे से निभाने के लिए उसे प्रयोजन मूलक हिंदी की जरूरत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, इससे ही आप समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट मैच का यहाँ पर, कि अगर आपको क्रिकेट मैच सुनना है तो एक तरीका यह है कि आप बस ये सुन रहे हो कि बैट्समैन ने इतने रन बनाए और बॉलर ने इतने विकेट लिए। तो इसका मतलब मैच ये नहीं है, आपको उसकी विशिष्ट शब्दावलियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मिड ऑन क्या है, मिड ऑफ क्या है, गली क्या है, विकेट कीपर कहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है, बॉलर बॉलिंग कौन से एंड से करता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेग बाय क्या होता है, LBW क्या होता है। तो जब आपको ऐसे वर्ड्स पता होंगे तभी तो आप मैच का लुत्फ उठा पाओगे, वरना आपको लगेगा बस एक रन ले रहा है चौका मार रहा है, एक रन ले रहा है चौका मार रहा है। तो समाज को अच्छे से समझने के लिए, भाषा को अच्छे से समझने के लिए हमें उसका प्रयोजन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हैं। कि प्रयुक्ति क्या होती है, तो पहले बताओगे प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त से बना है जिसका मतलब होता है प्रयोग। अब फिर इसके बारे में आप बताओगे। प्रयुक्ति के चार आधार कौन कौन से हैं भाई, तो प्रयुक्ति के चार आधार हैं विषय क्षेत्र, संप्रेषण, वक्ता और भाषा प्रयोग की औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियाँ। प्रयोजन मूलक हिंदी को जानने की जरूरत क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर के हम पार्ट 2 में मिलेंगे जहां हम प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करो, और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।